तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई देखो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं जो क्लास 11th में पढ़ के आए हो। अब उन सब फंक्शन का ग्राफ बनाना भी तुम लोग जानते हो और बनाए भी होगे। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ जो तुम लोग पहले से जानते हो, ये जानते हो इसको, और इसका ग्राफ बनाना भी जानते हो। बड़े प्यार से जब बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आता है, जानते हो 11th क्लास में पढ़े थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। बहुत बढ़िया। तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये जीरो है, ओके, हियर समवेयर लाइज इन माइनस इन्फिनिटी एंड हियर इन्फिनिटी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जीरो से आगे जब मैं जाऊँ, ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो इधर एक्स की वैल्यूज मिलेंगी और इधर वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप। तो मैं जैसे ही जीरो से राइट की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ तो वाई की वैल्यूज को क्या हो रहा है, पहले थोड़ा बढ़ी, फिर थोड़ा बढ़ी, फिर बढ़ते जा रही है क्या। मतलब जैसे ही मैं जीरो से आगे जा रहा हूँ, मतलब x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन की जो वैल्यू है y जो है, जिसको मैं f ऑफ x बोल सकता हूँ, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब अगर वापस आते इस साइड देखते हैं, चलो। तो अब मैं माइनस इन्फिनिटी से अपनी जर्नी चालू कर रहा हूँ जीरो की तरफ, ओके। मतलब x लेस देन जीरो में हूँ मैं, ठीक कि नहीं। तो वैल्यूज क्या हो रही है, पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है कि नहीं। तो मतलब x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये मेन बेसिक चीज़ है यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, इस पे हम लोगों को इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए, जो हम लोग वैसे तो टेस्ट करेंगे बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा उसको ना। तो चलो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि आई हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है। पहला डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं इसमें। तो हमारे पास आई एक इंटरवल है, ठीक। और ये जो भी फंक्शन हमारा एफ है, आई एक क्या है, इंटरवल। और ये किसका इंटरवल है भाई, ये फंक्शन एफ के डोमेन में है, ठीक है। मतलब जो अपने पास डोमेन होगा एफ का, आई उसका एक सबसेट होगा, ठीक है कि नहीं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि अगर मैं ले रहा हूँ इंक्रीजिंग मानना चाहता हूँ, 3 केस लेंगे या 4-5 केस हो जाएंगे, देखते हैं कितने होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑन आई, ये कब होगा, अगर मैं x1 और x2 दो वैल्यूज लूँ और x1 x2 से छोटा हो, ठीक है। और जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूँ, मतलब मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो x1 x2 से छोटा है, मतलब किधर है, x1 x2 से लेफ्ट साइड में मिलेगा कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या, जब x1 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x1 पे अगर फंक्शन की वैल्यू x2 से छोटी होगी तो फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई। और ये x1 x2 कहाँ पे होंगे, मैं i की बात कर रहा हूँ। इस i में ये जो इंटरवल हमने छोटा सा लिया होगा a से b का या कोई भी दो, उसके बीच से दो वैल्यू मैं निकालूंगा और उसमें मैं ये चीज़ चेक करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं जो टॉप राइट मोस्ट वैल्यू जो होगी उससे नीचे की सारी वैल्यू अगर उससे छोटी हुई तो फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये हमने दो आर्बिट्री पॉइंट्स के लिए प्रूव कर लिया है ना, कि जैसे ही हम एक बड़ी वैल्यू लेते हैं पिछले वाले से तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा मिलता है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब इसका डिक्रीजिंग वाला लिखने में कोई दिक्कत आएगी क्या, डिक्रीजिंग ऑन आई कब बोलोगे, कि अगर x1 इज लेस देन x2 लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर मिलता है f ऑफ x2 से। मतलब जितनी बड़ी वैल्यू, जितनी आगे की वैल्यू लेते जाओगे तुमको फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी मिलती जाए। सिंपल है ना। अच्छा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है क्या, कब होगा, हाँ क्यों, क्या ऊपर x1 कैसे कम हो रहा है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 जो है वो x2 से छोटा है। मतलब वो ये अगर x2 है तो x1 यहाँ पे है, मतलब उससे पहले आ रहा है। और वैल्यू जो है फंक्शन की x1 पे वो बड़ी है x2 से, मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली होगी यहाँ पे मिली होगी x1 पे y बड़ा मिला होगा। तो इस वजह से ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है।
क्योंकि जैसे जैसे मैं x की बड़ी वैल्यूज लेते जा रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू छोटी होती जा रही है। कोई दिक्कत? ठीक। अब एक काम करो, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक कांस्टेंट भी तो हो सकता है, एक ऐसा केस जिसमें कि ये कांस्टेंट हो जाए। तो देखो तीसरा लिखते हैं इसमें, तीसरा केस कि इसमें मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट ऑन i। कब बोलूँगा मैं? अगर मैं लूँ x1 इज लेस देन x2 या ग्रेटर देन x2 लूँ और f ऑफ x1 जो है वो इक्वल हो जाए f ऑफ x2 के। अब मैं एक चीज़ जनरलाइज कर देता हूँ कि ये जो x1 x2 है ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं? i के। हमेशा मैं उसी डोमेन जो भी हमने लिया है ना सबसेट डोमेन का, उसी में से लूँगा। ठीक है कि नहीं? या फिर इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम अल्टरनेट का यूज़ कर सकते हैं कि मैं ले रहा हूँ x इज एलिमेंट ऑफ i एंड f ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज से एक ही मतलब निकलता है कि x की हर वैल्यू पे फंक्शन कांस्टेंट हो, या फिर दो वैल्यूज अगर मैंने ली, बड़ी ली चाहे छोटी ली, कुछ भी लूँ, वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो ये डेफिनेशन वैसे तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो हम करने वाले हैं इसी करने वाले हैं। ठीक, सिंपल जो रहेगा वो। ठीक है, यहाँ x1 ग्रेटर देन ले लो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे और x1 ग्रेटर देन x2 ले लो। दोनों के केस में x1 x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, मतलब हर जगह वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, हर वैल्यू पे। तो दोनों बातें एक ही कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है ना ये वाला होना, वो ऊपर वाला भी हो सकता है। इसीलिए तो मैंने बोला ना शुरुआत में कि ऊपर नीचे दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई हमने देख लिया, इंक्रीजिंग ऑन आई भी देख लिया, कांस्टेंट और आई भी देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई देखते हैं। चलो ये एक सेकेंड, ये दोनों, अच्छा एक इसमें एक और देखो फिर शायद क्लियर होगा। एक हम लोग लेते हैं फिर से इंक्रीजिंग के लिए ही, क्या ले रहे हैं? अभी हमने क्या लिया भाई? x1 इज लेस देन x2 ना। अच्छा, अब क्या करते हैं कि x1 इंक्रीजिंग ऑन i, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 लेते हैं। चलो x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 लेते हैं, या x1 नहीं लेते हैं, काम करते हैं ये लेते हैं, x1 इज लेस देन x2 ही लेते हैं। लेकिन अब जो फंक्शन की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे क्या हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू x2 पे जो आने वाली थी उससे छोटी आई, बट यहाँ हमको क्या मिला कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना, फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल नहीं, हाँ लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलोगे? तो ये दोनों केस क्या सेम है? क्या ये दोनों केस सेम है? नहीं है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वैल्यू इक्वल भी होगी। अच्छा, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये इंक्रीज ही करेगा, बट यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल हो सकता है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ये वाला जो केस है इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एकदम इंक्रीज ही कर रहा है, ऑप्शन नहीं है इक्वल होने का। और यहाँ पे जो केस लेंगे ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो इसी तरीके से फिफ्थ जो अपना रहेगा वो डिक्रीजिंग का हो जाएगा, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, या जैसे वहाँ लैंग्वेज लिखे थे वही सेम लैंग्वेज में हमने लिखा है, उल्टा भी लिख दिया वैसे हमने, क्या x1 इज लेस देन x2। ठीक है, तो ये तो सेम हो जाएगा, ये उल्टा लगाना पड़ेगा, जो लिखा है उसी में लिख रहे हैं। अगर तो ये ऐसा है, पिछला वाला भी सही था, साइन उल्टा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, ये सिर्फ इंक्रीजिंग है। अगर इक्वल हो जाएगा, अच्छा हाँ इसमें भी इक्वल लगेगा क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग है, और वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करेगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो हमने 5 क्राइटेरिया लिखी ना, उन पांचों का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो मैं बना रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जो कई सारे बना सकते हैं, ये देखो, ये कुछ भी, या ऐसा, ये इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, झुकेगा नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज करता रहेगा। ठीक, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अगर अपन बनाना चाहें तो क्या होगा भाई? ठीक, कांस्टेंट के लिए तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक, कहीं भी बना लो लाइन। ठीक है ना, ये थोड़ा कांस्टेंट से भटक गया बेचारा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा ऐसा ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट को ही नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नींद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब दोनों बोलोगे कि सर इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, तो देखो ऐसा एक फंक्शन ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक में देखो कांस्टेंट है ना, तो ये इंक्रीजिंग है। और अगर एक ऐसा फंक्शन हम लोग ले लें तो ये डिक्रीजिंग है। समझ में आई बात? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। पैराबोला दोनों पार्ट में है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अपन अभी जब ड्रॉ किए थे तो देखो ये ऐसा था ना, तो ये 0 से आगे के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए इंक्रीजिंग होगा और एक्स लेस देन 0 के लिए डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि देखो हमेशा वैल्यू ऐसी आएगी ना, कभी भी सोचना मत ऐसा कि ऐसा चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स की वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है ना, हमेशा एक्स की वैल्यू बढ़ते हुए ही डालते हैं। तो ये सारे ग्राफ में कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो अब इसका सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा अगर बात करें, दूसरी चीज़ जो हमारे पास है तो वो ये है कि डेफिनेशन 2 बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं अगर एक पॉइंट लूँ, मान लो इंटरवल आई जो था ना, उसमें अगर मैं एक पॉइंट लूँ x0 जो इंटरवल में हो, ठीक है, तो मैं फंक्शन को बोल सकता हूँ कि f इज, अगर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो फंक्शन को मैं बोलूँगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x0, और अगर फंक्शन i में डिक्रीजिंग हुआ तो मैं बोलूँगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड x0। ठीक, तो अब इसको मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं है, समझ तो गए ना। इंटरवल में अगर इंक्रीज कर रहा है तो हर पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, तो कोई पॉइंट लोगे उस पर भी इंक्रीज ही करेगा। सेम डिक्रीजिंग के लिए बोल सकते हो। तब एक सवाल लेते हैं, बोल रहे हैं ये कि शो दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो क्या किया जाए भाई? तो देखो हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, x1 और x2। लेट x1, x2 भी एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, r के 2 वैल्यूज ले ली, तो अब f ऑफ x1 निकाल लो और f ऑफ x2 निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अपन कैसा एज्यूम करें, मान लेते हैं कि x1 इज लेस देन x2। ठीक है ना। अब दोनों साइड 7 मल्टीप्लाई कर दो, चलो क्या ही फर्क पड़ा क्या? दोनों साइड -3 कर दो, कर सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। अच्छा, ये क्या और ये क्या? मतलब अगर x1 x2 से छोटा है, इफ x1 इज लेस देन x2, तो अपने क्या मिला? f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। मैं जितनी बड़ी वैल्यू लूंगा फंक्शन की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो हो गया क्या प्रूव? तो लिख दो लास्ट में, हेंस द फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, ये हो गया सिंपल मेथड, मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड किए, उसको देखे, कंपेयर किए। बट अभी हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। भैया डेरिवेटिव का भी कुछ उपयोग कर लो, तो चलो इसको नोट करो। तो
तो अब डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अपने को फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका पहला थ्योरम देखते हैं। चलो ठीक है, तो थ्योरम 1 जो अपने पास है वो बहुत ही प्यारा सा है। तो देखो ऐसा है कि f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, f इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, जो भी इंटरवल हम ले रहे हैं उसमें, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और साथ साथ में एंड डिफरेंशिएबल भी है, तभी डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा ना, ठीक। तो अब अगर f कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो कंटिन्यूअस ये क्लोज्ड इंटरवल में है और डिफरेंशिएबल है ये इसके ओपन इंटरवल में, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें देखो 3 केस बनाते हैं। तो सबसे पहला केस लिखो क्या, कि अपने को क्या मिला है कि f ऑफ x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डैश x जो डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा ना फॉर ऑल x, ठीक, तब मैं क्या बोलूँगा, x एलिमेंट ऑफ ए बी, तब मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत। दूसरा, जब f डैश x मेरे को लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x, तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है। उसके बाद तीसरा केस जो होगा वो क्या होगा कि f डैश x जो है जब इक्वल हो जाएगा 0 के फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ a कॉमा b, तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम लोगों को, सिंपल सा है ये, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, प्रूफ करना पड़ेगा, मैथ्स स्टूडेंट हो, सबसे पहले ना एक ठो प्रूफ करते हैं, उसी समझ जाओगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं भाई, डेरिवेटिव निकालते टाइम तुम लोग ये वाला देखे थे क्या, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब यहाँ पे हम लोग a b नहीं लेते, यहाँ पे क्या करते हैं, x1 और x2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, दो वैल्यूज ले लेते हैं, x1 x2 और ये x1 माइनस x2, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो क्या, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू f डैश c, या x लो, f डैश x भी तो ऐसे ही निकलता है ना, इंटू x1 माइनस x2, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करो, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो क्या होगा, द x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और फर्स्ट केस में हमने क्या माना है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि f डैश x इंटू x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली ये पूरा जब 0 से ज़्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो देखो भाई, अगर x1 ग्रेटर है x2 से, तो f ऑफ x1 ग्रेटर है f ऑफ x2 से, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो क्या प्रूव हो गया। अब दूसरे केस में इसको भाई ले लो, इफ x1 लेस देन x2, तो क्या होगा, ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 की जगह ये जो x1 है, x1 माइनस x2, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। फंक्शन भी हमने लेस देन 0 लिया है, तो उसको करोगे तो तुमको मिलेगा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगले वाले केस में तो भाई साहब 0 मिलने वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मिलेगा, तो इस वजह से तुम्हारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो हमारे डोमेन में उतना अच्छे से फिट नहीं होता। डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएट करके निकालना सीखो। तो चलो इसको नोट करो। तो अब इस पर पहला सवाल लेंगे हम लोग, और सवाल इसके बड़े ही प्यारे प्यारे होंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आता है। तो ये बोल रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इंक्रीजिंग ऑन r, x इज एलिमेंट ऑफ r। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग ऑन r। तो क्या किया जाए भाई,
तो बड़े प्यार से इसका एफ डैश एक्स निकालो। चलो क्या लिखोगे बोलो? 2x ये क्या हो गया? 3x² माइनस 6x प्लस 4। इसको कैसे बोलूँ यार, ये वैल्यू ग्रेटर है कि लेस देन है, नहीं पता चल रहा ना। बट एक चीज़ तुम लोगों को आती है, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थोड़ा बहुत आता होगा, आता है नहीं आता है? तो एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले तो सिंपल करने के लिए ये 6x है, यहाँ पे 3 है, इस 3 का तो कुछ करना नहीं है अपने को। काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये क्या हो गया? x² माइनस 6x। ये 6 में से 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 4। ठीक है, अब ये x² के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने में आसानी होगी। 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4, हाँ या नहीं बोलो? एक काम करो, ये आइटम ले जाओ, इस आइटम को कर दो अलग। x² माइनस ये 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 4, तो ये क्या हो गया? 3, और ये क्या है? x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी? स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? So this value is always greater than 0, hence the function is increasing on r। कोई दिक्कत इसमें? कर लोगे इस टाइप का सवाल आराम से? ठीक है, तो चलो एक और सवाल देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है भाई। तो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू cos x इज, 3 चीज़ें प्रूव करनी है। पहला प्रूव करना है डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है ना? ठीक है, तो क्या किया जाए? वैल्यू पुट करके देखो। हाँ, डेरिवेटिव क्यों सीखे फिर? डेरिवेटिव क्यों सीखे फिर? तो चलो डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? अब साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो ये होता है पाई और ये होता है 0। 0 से पाई में साइन एक्स कैसा है भाई? ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेस देन 0 होगा क्या? एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ में आया? इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई में ये इंक्रीजिंग है, तो देखो भाई पाई टू 2 पाई में क्या होगा? साइन एक्स की वैल्यू लेस देन 0। अब साइन एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? खुद से लिख लो इसको फिर। ठीक है, एक और बोल रहा है सी क्या बोल रहा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के बीच में देखोगे तो 0 से पाई में ये भाई साहब कैसे हैं? 0 से पाई के अंदर में ये भाई साहब हमको कैसे मिले हैं? डिक्रीजिंग। और पाई से 2 पाई में कैसे मिले हैं? इंक्रीजिंग। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी बात करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना बाबा कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। इंटरवल में थोड़ी बोले पूरे 0 से 2 पाई के बीच में बताओ, तो हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लिख दो भाई कि नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो इसके सवाल बड़े ही प्यारे होंगे। डिफरेंशिएट करो और वह वैल्यू आई है उसको चेक करो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, काम खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कि है ऐसा कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है ये x² माइनस 4x प्लस 6, और फाइंड करिए कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले इसको बड़े प्यार से डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2x माइनस 4 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, अब फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी एक वैल्यू पे वो 0 हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो 0 दिख ही रहा होगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा ही होगा ना। कब होगा डेरिवेटिव 0? तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? 4/2 बोले तो 2 मिला। 2 मिला क्या? तो अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन होगा ही, हमारी लिमिट है
रियल वैल्यूड फंक्शन, उससे बाहर जाना नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ उसी चैप्टर में सीमित हो जाता है। तो यहाँ एक रियल फंक्शन है, तो यहाँ कहीं पे होगा 2। अब इसने दुनिया को 2 भाग में बांट दिया, एक 2 से ज़्यादा वाली और एक 2 से कम वाली। तो अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि किधर इंक्रीजिंग है और किधर डिक्रीजिंग है? तो ज़रा ध्यान से देखो कि 2 की वैल्यू पे 0 आता है, लेकिन 2 से अगर मैं बड़ी वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, 2 3 जा 6 - 4 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 से जब छोटी वैल्यू रखूँगा तो क्या होगा, ये f' नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या है कि 2 से ग्रेटर के लिए जब x ग्रेटर देन 2 है तो f' इज ग्रेटर देन 0, और x लेस देन 2 है तो f' इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं थोड़ा मज़ेदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि ये भी वही सेम टाइप का सवाल है कि फाइंड द इंटरवल जिसमें इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, बस फंक्शन यहाँ थोड़ा सा और अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 4x³ - 6x² - 72x + 30, ठीक है कि नहीं? तब इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर निकालो जो भी मिलता है तुमको, ठीक है? तो शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएट करने से इसको। तो पहले निकालते हैं f'(x), क्या होगा भाई, 4 × 3x² - 6 × 2x - 72, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से क्या लिखोगे, 12x² - 12x - 72 = 0। पहले तो 12 से डिवाइड कर दो ताकि अच्छा लगे, = 0, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा? मेरे को दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा? x² - 3x + 2x - 6 = 0। x लिए तो x - 3 और 2 लिए तो x - 3 = 0। तो x की वैल्यू मिली क्या क्या, -2 और 3। तो ये -2 और 3 क्या करेगा, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे इस दुनिया के ये जो रियल लाइन है उसके हो गए हैं 3 टुकड़े। अब तीनों टुकड़ों पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि f' कैसा होगा भाई। देखते हैं क्या करा जाए। 3 से ग्रेटर पे देखो तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 पे मिलेगा 0। 3 से बड़ी वैल्यू जैसी होगी तो 3 का बड़ी वैल्यू एक 4 लेके देखते हैं। तो 4 4 16 - 10 पॉजिटिव। यहाँ पे f' जो है वो ग्रेटर देन 0 मिला। -2 से छोटी पे देखते हैं, चलो। -2 जब छोटी पे देखोगे तो एक -3 रख के देखते हैं। तो ये -3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा, +3। तो ये 9 + 3 12, 12 - 6 पॉजिटिव वैल्यू। अगेन यहाँ भी क्या मिल रहा है कि f' इज ग्रेटर देन 0, ठीक। यहाँ ऑब्वियसली बात है लेस देन 0 मिलना है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं एक वैल्यू लेके। तो 0 रख के देखते हैं क्या आएगा, -3। हाँ भाई, f' इज लेस देन 0। तो क्या मिला, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको बाकायदा जब सॉल्व करोगे ना तो प्रॉपर अच्छे से सजा के लिखना। बट बेटर ये होगा कि टेबल बना लेना, वैल्यू ऑफ x, साइन ऑफ f', नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। बाकी मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, जेई वही में करना हो तो इससे भी और आसान तरीका लगा सकते हो। डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें भी वही करना है, बस ध्यान से पढ़ सुनना क्वेश्चन को। फाइंड इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 3x और x जो है वो एलिमेंट है 0 से π/2 का, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे, ये फाइंड करने का है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, f' निकालते हैं भाई, फटाक से निकालो। तो साइन का क्या हो गया, cos 3x, फिर d/dx ऑफ 3x क्या मिला, 3, इधर लिखो ना। तो ये f' है, इसको 0 करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, पहले ये 3x है, ये 3x है, तो मैं x की जो भी वैल्यू डालूंगा वो 3 से मल्टीप्लाई होके जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अगर मैं कॉस्ट का ग्राफ बनाना चाहूँ तो कॉस्ट का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, और ये होता है 0 और ये होता है π/2, होता है ना।
अच्छा, लेकिन पाई बाई 2 डालोगे तो यहाँ क्या घुसेगा? 3 पाई बाई 2 घुसेगा। पाई बाई 2 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा ना। तो यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है कि नहीं? तो एक काम करते हैं फिर, साइन 3x के लिए अपन को लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या होगा? इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है ना, कुछ अच्छा बन रहा है भाई। ये cos 3x कहाँ कहाँ पे जीरो होगा ये खोजना है अपने को। एक तो अगर ये cos x होता तो एक पाई बाई 2 पे हो जाता और एक यहाँ पे हो जाता, होता ना, ठीक है। अब देखो मेरा क्या लग रहा है, क्या ऐसे ही होगा। यहाँ पे पाई बाई 2 पहुँचना चाहिए, मतलब 3x जो है, ऐसा मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू होगा पाई बाई 2 और क्या होगा? 3 पाई बाई 2। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास है 3x। तो 3x के लिए जो पाई बाई 2 इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 6। और जब 3x को 3 पाई बाई 2 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 2 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे पाई बाई 2 है x, वहाँ पे अपना वैल्यू क्या मिलेगा? पाई बाई 6 का। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगी? साइन, अगर ये कर्व मैं cos 3x का बनाऊँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पाई बाई 6। और यहाँ क्या मिलेगा? पाई बाई। अब बात समझ में आई? अब क्या करना है, यहाँ देख लो ये वैल्यू कैसी है भाई? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग है। सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। 0 से पाई बाई 6 में इंक्रीजिंग और पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि x जहाँ पे 0, cos x कहाँ कहाँ पे 0 होगा? तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे। मिला मेरे को? 3 पाई बाई 2, जब दो x मेरा 3x की जगह होता तो पाई बाई 2 की जगह वाली वैल्यू कहाँ पे पाई जाती? पाई बाई 6 पे। कैसे? यहाँ पे x की जगह ये जो है ये cos 3x में एक बार x की जगह पाई बाई 6 डाल के देखो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 होगा। तो यही चीज़ हमने इस चीज़ को, लॉजिक को एक्सप्लॉइट किया है। इसका काफ़ी लंबा सोल्यूशन है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तुम लोग चाहो तो उसको ट्राई करो, नहीं चाहो तो भी मैं लिखना बता सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से अपन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। सो हम लोग इसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक। चलो तो इसको नोट करो और एक और सवाल देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने सवाल होंगे उसमें ग्राफ का दिमाग खोल के यूज़ करना। जितना अच्छे से ग्राफ का यूज़ करोगे उतना अच्छे से सवाल उतनी आसानी से बना पाओगे इसमें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। सोचो इसका जब एनसीईआरटी सोल्यूशन देखोगे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। लगभग 1.5 पेज बना दिया उन्होंने, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या है भाई? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये एक्स की लिमिट इन्होंने दे रखी है। क्या दी हुई है कि 0 से 2 पाई के बीच में है एक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तब क्या किया जाए बताओ? तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बता दो? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और एफ डैश एक्स को अगर 0 करोगे तो यहाँ से तुम लोगों को tan x इज इक्वल टू 0 आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अच्छा, अब x अपना 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो ये tan 0 कब कब होता है भाई? 0 से 2 पाई के बीच में। हाँ, अगर ऐसा नहीं याद आ रहा है तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सहायता करता हूँ। tan x को लिख लो sin x अपॉन cos x, ठीक है। जब जब sin 0 होगा tan भी 0 होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये होगा 0 पे, ये हो गया पाई पे, और ये हो गया 0 पाई और 2 पाई पे, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है? कॉस। बट देखते हैं, तो 0 पाई और 2 पाई पे है, तो क्या किया जाए? तो x की वैल्यू अपने क्या क्या मिली? 0 पाई और 2 पाई। अच्छा,
तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग कि 0 से पाई के बीच में इसका क्या सीन है भाई। तो ये तो ये तो है cos x माइनस साइन एक्स है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि tan लेने में फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, tan लेने में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को देखते हैं। चलो ठीक है, तो क्या करो कि पहले ये साइन cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, cos x और साइन x का ग्राफ बना लो। 0 से 2 पाई के लिए ही बनाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं अपने को, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बने। वैल्यूज इक्वल कहाँ कहाँ पे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज इक्वल हैं 45 पे। बहुत बढ़िया, 45 पे है ना, पाई बाई 4 पे, यहाँ कहीं पे होगा पाई बाई 4। और कहाँ पे है भाई, ये फिर इधर तो कहीं नहीं होने वाला है ना, फिर यहाँ कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब कि सॉरी पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4 ना। ठीक, फिर कहीं मिल रहा है क्या इक्वल, नहीं मिल रहा। तो अपने क्या मिला कि साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कब हैं, पाई बाई 4 पे और 5 पाई बाई 4 पे। तो अब जो दुनिया है हमारी यहाँ पे एक्स की, उसके कितने टुकड़े हो गए, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। इधर 0 ले लेते हैं, इधर 2 पाई, क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच में ही करना है कार्यक्रम जो भी है। ठीक है भाई, अब ये 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखो, 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखोगे तो ये तुम्हारा cos x है और ये तुम्हारा sin x है। तो शुरुआती वैल्यू 0 पे देखो तो 0 पे क्या है भाई, कौन बड़ा है, cos x बड़ा है, फिर sin x धीरे धीरे बढ़ रहा है और cos x घट रहा है। तो ऐसा है कि cos x माइनस sin x हमेशा ग्रेटर देन 0 आता दिख रहा है क्या तुम लोगों को, क्योंकि sin 0 छोटा है और cos बड़ा है, तो cos x माइनस sin x हमेशा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है कि नहीं, बताओ। 0 से पाई बाई 4 के बीच में, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इससे तो बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे जाके इक्वल हो रहे हैं और इसके आगे की सीन अपने को देखनी नहीं है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से देखो तो अब साइन एक्स बड़ा हो चुका है, अब यहाँ के बाद क्या होगा, साइन एक्स 1 की तरफ जाएगा और cos x 0 की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये जब बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि cos x इज स्मॉलर देन sin x, मतलब वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब यहाँ जब 0 हो चुका होगा तब ये 1 के बाद घटना चालू होगा, बट cos x तो और नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ तक जो सीन है, यहाँ तक क्या होने वाला है, कहाँ तक भाई, यहाँ तक क्या होगा कि cos जब -1 पहुँचेगा तो साइन यहाँ पे 0 पहुँचा होगा, बट उसके आगे जाओगे तो साइन भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, बट cos की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, हमेशा नेगेटिव में भी ग्रेटर रहेगी। तो इस वाले पार्ट में क्या मिल रहा है कि एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0। ठीक, अब अगर पाई बाई 5 पाई बाई 4 के आगे देखोगे तो क्या होगा, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि साइन एक्स जो है ये नेगेटिव है। साइन एक्स अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे जब घुसेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, माइनस है। और ये वाली वैल्यू देखो तो यहाँ तक का अपने को सोचना मेन पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये जो अच्छे से ग्राफ अगर बनता तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ कहीं आया था, 1 मिलता और ये 0 मिलता। तो 0 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू 1 मिलती और उसके आगे तो ये ग्रेटर ही है। तो यहाँ पे फिर से एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो क्या मिला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और सब के सब स्ट्रिक्टली है। ठीक है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो मेन बस इसका ग्राफ देख के पहचानना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ग्राफ को कंपेयर कैसे कर रहे हो, आंखें खोल के कंपेयर करना, और जितना अच्छा ग्राफ बनाओगे उतनी आसानी से कंपेयर कर पाओगे।
जैसे अगर ये 1 पे यहाँ पे ऐसा अच्छा से बना होता तो इसको आराम से देख लिए होते, जो चीज़ अभी देखने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी। ठीक, तो ये सारे सवाल हो चुके हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें। अब एक्सरसाइज हम लोग 6.2 पे आ चुके हैं, इसमें 19 सवाल हैं। ट्राई करो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।